कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड के लोगों के लिए भूमि अधिग्रहण सरकार क्यों नहीं कर सकती? जिन पर जमीन नहीं, वो जमीन क्यों नहीं दे सकती? इसका क्या जवाब है सरकार को? जिन पर रहने को खाली की भूमि नहीं है, उनको शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में योजना बना के क्यों जो है नहीं किया जा सकता? इसका क्या जवाब है सरकार के पास? प्यारे भाइयों, निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण करके सरकारी नौकरियों खत्म किया जा रहा है। ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई प्यारे भाइयों, जो असल पीड़ा है वो ये है, जिसमें हो सकता है आने वाली पीढ़ियां वर्तमान में मेरे बारे में क्या सोचेगा। इस समाज के अधिकारी कर्मचारियों ने, सबने नहीं, हमारे यहाँ विजन 78 के साथी हैं और अन्य संगठन भी अपने अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर इस समाज में आरक्षण रूपी फल का फायदा लेके जो बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी बने हैं, उनकी जिम्मेदारी बैठती थी कि वो इन अन्याय पे, इन कोर्ट की लड़ाइयों में आगे बढ़ के सामने आए और इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। लेकिन आप उठा के देखो, गर्दन कोई दिखाई देता है क्या? अगर आज किसी पे जुल्म होता है तो भीम आर्मी जाती है, आजाद समाज पार्टी जाती है, ये नौजवान जाते हैं और उसके अलावा कोई नहीं जाता। प्यारे भाइयों, मैं याद कर रहा था बाबा साहब अम्बेडकर के भाषण को जो आगरा में दिया गया था चित्तौड़ में 18 मार्च 1956 को, कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मेरे प्यारे भाइयों, गौर से सुनना, मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं इस कारवां को आप बहनों के पास हुआ है, इधर आ जाओ। छोड़ दो भाई, हमारा दल छोटा हो सकता है लेकिन ये इस तरह का व्यवहार नहीं चाहिए। आप दूसरे दलों में नहीं पता, आप लोगों को करने भी नहीं देते, उसको कोने में खड़ा कर देते हैं और नेता के आसपास भी नहीं जाने देते कि भाई नेता को कोई पत्रकार को नुकसान न पहुंचाते। यार इतना सम्मान है, फिर कर रहे हो, बीच में डिस्टर्ब करो, फिर बंद करो ना बीच में। प्यारे भाइयों, याद करो बाबा साहब ने क्या कहा, रोते हुए आगरा में, कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, जो मैं करना चाहता था उसका 10% भी नहीं कर पाया हूं। अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं इस कारवां को जहां तक पहुंचाना चाहता था वहां तक नहीं पहुंचा पाया। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको मेरे बच्चों पीछे मत जाने देना। आज ये तमाम अधिकार जो बाबा साहब दे गए थे छीन रहे हैं, तो कारवां आगे जा रहा है पीछे जा रहा है? बताओ भाई बहनों। तो हम तो अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं, लेकिन समाज के को जो अधिकार मिले हैं उस फल को खाके जो लोग समाज का साथ नहीं दे रहे, चाहे अधिकारी कर्मचारी हो या विभिन्न दलों में बैठे तनखैये नेता हो, समाज उनसे भी जवाब मांगेगा। मेरी बात को याद रखना कि जब सारे अधिकार छीन रहे थे तो आप लोग क्या कर रहे थे? मेरा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर रहा है भाइयों बहनों, गरीब का बेटा नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन जिनके बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो पैरवी करें, या वो अधिकारी कर्मचारी वर्ग जो आरक्षण की बदौलत आज मुख्य धारा में आ गए तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो उनके हाथ पकड़े, उनके मुंह मोड़ने सबने नहीं मोड़ा, लेकिन जिन्होंने मोड़ा है आज उनसे समाज जवाब मांग रहा है कि जब ना तो खुद लड़ रहे हो ना लड़ने वालों का साथ दे रहे हो। तो बाबा साहब की वो बात आज भी सही साबित हो रही है कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरे आंदोलन को कमजोर करने का काम किया। प्यारे भाइयों बहनों, वो मेरी आलोचना कर सकते हैं लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे सकते इस समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी क्या मां की आलोचना नहीं करना। मेरे भाइयों, अगर मेरे इस कहने के बाद उनको अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास हो जाए तो मैं विश्वास दिला के कहता हूं कि मैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद करूंगा अगर उनको अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास हो जाए।
प्यारे भाइयों, आप बहुत पैसे वाले हो सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, उद्योगपति हो सकते हैं, दो धंधे वाले हो सकते हैं, आप बहुत बड़े पोस्ट पे हो सकते हैं, लेकिन जिस समाज से निकल के आए अगर उसका हाथ नहीं पकड़ोगे, उसकी मदद नहीं करोगे, उससे काम नहीं आओगे, तो समाज के आप किसी काम के नहीं हो, समाज का आपको कोई लाभ नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, मेरी बात का क्या है? इसलिए मैं उनको चेतावनी के तौर पर कह रहा हूं कि आने वाली पीढ़ियां आपका अपमान न करें, आपको अपनी सामाजिक भागीदारी, सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में सोचना चाहिए। प्यारे भाइयों, याद है जब मुझे गोली लगी थी? याद है या नहीं याद है? प्यारे भाई, जिस दिन मुझे गोली लगी थी, मेरी मां ने मुझे फोन किया था। मैंने अपनी मां से एक ही बात कही थी कि आप मुझे देखने हॉस्पिटल मत आना। तो उन्होंने कहा क्यों? मैं तो तेरे लिए रोज प्रार्थना दुआ करती हूं, आशीर्वाद देती। मैंने कहा आप एक क्रांतिकारी की मां हो, अगर आज आप आई और आपकी आंख से आंसू गिर गया तो लोग कहेंगे कि चंद्रशेखर की मां डरती थी कि चंद्रशेखर को कुछ हो ना जाए, इसलिए आपकी ना आना। मैं जब ठीक हो जाऊंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा, तो आपके चरणों में खुद ही आ जाऊंगा। प्यारे भाइयों, जिस दिन गोली के बाद मैं बच गया था, उस दिन मैंने ठान लिया था कि आज के बाद मेरा कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं, मेरी कोई लेकर सुख सुविधा नहीं। मैंने अपने आप को पहले भी मैंने खुद को समर्पित किया था और तमाम अपने व्यक्तिगत जीवन को छोड़ के, तमाम अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ के अपने जीवन को पूर्णकालिक आपके चरणों में अर्पित करने का, महापुरुषों के संघर्ष आंदोलन में खुद को अर्पित छोड़ने का काम मैंने उस दिन कर लिया था, जिस दिन मेरे ऊपर गोली चली थी और गोली चलने के बाद मैं बच गया था। मुझे मेरे पिता की वो बात याद आई थी चंद्रशेखर, कि दुनिया में आना जाना सबको है, लेकिन अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं तो आपके आने जाने का कोई फायदा नहीं है। उस दिन मैंने तय कर लिया था कि जब तक मैं अपनी मां के आंसू नहीं पूछूंगा, अपनी बहनों को सम्मान नहीं दिलाऊंगा, जब तक अपने भाइयों के घरों तक रोजगार नहीं पहुंचाऊंगा, अपनी मां के हाथों को मजबूत नहीं करूंगा, उनको सुख सुविधा नहीं पहुंचाऊंगा, उन पर होने वाले न्याय को घर से खत्म नहीं करूंगा, जब तक उनकी लाठी नहीं बनूंगा, तब तक मैं चैन से बैठने का काम नहीं करूंगा, लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। लड़ाई बहुत लंबी है प्यारे भाइयों। अयोध्या में बड़े पैमाने पे परियोजना के नाम पे शेड्यूल कास्ट के लोगों को एक घर गिराया जा रहा है और ये वादा यहां मजदूर तबका बहुत बड़े पैमाने पर रहता है, किसी छिपा हुआ नहीं। ये क्रांति धरती है, स्वाभिमान की धरती में, इस बात से सहमत। लेकिन आपको याद होगा पिछले साल, पिछले सत्र में न्यूनतम वेज के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू हो, इसके लिए भी अगर पार्लियामेंट में मांग उठाने का काम किया था तो आपके भाई चंद्रशेखर आजाद ने किया था। इसके बाद सरकार को न्यूनतम वेज लागू करना पड़ा था कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्किल और स्किल में कितना कितना पैसा दिया जाएगा। प्यारे भाइयों बहनों, आपने मुझे वोट की ताकत से लोकसभा में भेज दिया। मुझे जिंदगी भर जब तक मैं जीऊंगा पेंशन मिलेगी। आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तो ये लड़ाई एक व्यक्ति को लोकसभा भेजने की नहीं है प्यारे भाइयों बहनों, ये लड़ाई हर जिले में अपना प्रतिनिधित्व खड़े करने की लड़ाई है, जिस प्रतिनिधित्व के बदौलत आपके क्षेत्रों की मांग विधानसभाओं में, लोकसभा में पुरजोर तरीके से उठ सके और उन पर काम हो सके। आप सोचो, बिना सरकार के इतनी मांगों को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं, अगर भविष्य में आपकी मेहनत से हम लोग ताकत में आ गए तो क्या आपका हाथ किसी आगे फैल जाएगा? बताओ भाइयों मेरे, क्या आपकी बच्चों की तरफ कोई गुंडा उठा के देख लेगा? क्या कोई सामंती आपकी जमीन छीन लेगा? क्या कोई आपको डरा धमका देगा? क्या भाई बहनों, ये सारे काम दूर हो जाएंगे अगर आप अपनी ताकत बढ़ा लोगे। मगर मुझे हंसी आती है कि 8 घंटे मेहनत मजदूरी करना हम लोग सीख गए हैं, छोटे छोटे रोजगार करना हम लोग सीख गए हैं, पसीना बहाना हम लोग सीख गए हैं, संघर्ष करना हम लोग सीख गए हैं,
लेकिन राजकाज को नहीं समझ पाया। जिन काम को के लिए कलम ही काफी है, उनके लिए सड़कों पे नारे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिन पे राजकाज। आप समझो मेरी बात। इसलिए आपसे कह रहा हूं, इस प्रमुख सम्मेलन में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी की तरफ से बुलाया गया। मैं भी आपकी तरफ पार्टी का कार्यकर्ता, एक छोटा सा कार्यकर्ता। मैं अपने कार्यकर्ता भाइयों से मांगना चाहता हूं कि अगर सच में वो इस गरीबी बेबसी लाचारी गुलामी की जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं, तो वो मरकर खत्म नहीं होगी, वो लड़कर खत्म होगी। मेरे भाइयों बहनों, संघर्ष करके खत्म होगी। जो लोग कहते हैं आंदोलन से क्या होता है, 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन ने सरकार को झुकाने का काम कर दिया था। आपको याद है नहीं याद है? और दिल्ली के आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट को भी अपना फैसला वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया था। प्यारे भाइयों, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। क्या मुझे इतना अधिकार है कि मैं आपसे कुछ मांग सकूं? दोनों हाथ उठा के बताओ, तो हाथ नीचे करो। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। जिसको मौका मिला, हमसे पूर्व के नेताओं ने, उन्होंने अपने समय में अच्छा काम किया, मैं किसी को गलत नहीं कहता। लेकिन आपने मेरा सड़कों का काम देखा। क्या आजाद समाज पार्टी को ऊपर मिलना चाहिए, मिलना चाहिए? पहले आप बताओ। अब मिलना चाहिए तो इतना बड़ा जनसमूह यहाँ है। अगर आप लोग जब पेट भरने के लिए 8 घंटे मेहनत करते हो, तो क्या शक्ति बनाने के लिए 1 घंटा नहीं दे सकते हो? अगर आप 1 घंटा देकर अपनी गली बस्ती मोहल्लों में बूथ पे सेंटर में निकल जाओ और वहां जाके बूथ रक्षक वोट रक्षक बनने का काम करो, मेरी बात को, हमारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करो। लोगों, क्योंकि आपको लोग जानते हैं मीडिया नहीं दिखाएगा, मीडिया सारी बातें दिखाएगा, वही दिखाएगा जो उनकी मतलब की है। लेकिन जो बातें मैंने कही आपके दिल तक पहुंची हो, तो उनको आप नजर पहुंचाने का काम करें। प्रोग्राम का नाम है अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ। भाईचारा बनेगा तो अस्तित्व बचेगा। छोटी छोटी लड़ाइयों को पीछे छोड़ो और गिरे पड़े टूटे फूटे बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का काम करो। सोचो, अगर भूले साहब नहीं लड़ते, सावजी महाराज नहीं आते, कपूरी ठाकुर साहब नहीं आते,